वेलकम टू द बीसीसी नॉलेज हब। जैसा कि हम रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको बैलेंस कैसे करते हैं, इसको लिखना है तो किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, या और बहुत सारे रूल्स हमने उसमें पढ़े। तो इसके आगे अभी हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये जानेंगे कि इस केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं। तो अगर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपके सिलेबस में मेनली संयोजन अभिक्रिया दी हुई है, जो कि आपको दिख रही है हेडिंग नंबर 1.2.1 में, यानी कि संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से ही जानते हैं। तो अगर मैं थोड़ा बेसिक पे जाऊँ, और आपने 9वीं कक्षा में यानी अपने 9th क्लास में जो भी पढ़ा है तो वो यहाँ आपको बहुत काम आने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने 9th क्लास का जो भी सिलेबस पढ़ा है आप उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करने की कोशिश करिए, यानी कि जो भी चैप्टर्स हैं, अगर उसमें जो भी बेसिक चैप्टर्स हैं बेसिकली, जो कि हमारे एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर के बारे में, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या ऑल ओवर जो ये बेसिक केमिस्ट्री है, इसको थोड़ा पढ़ने की आप या रिवीजन करने की कोशिश करिए और मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि जुलाई में मैं 9th का भी सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसमें मैं ये सब लेक्चर्स आगे इनपुट करूँगा इस चैनल में। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। बहुत ज़्यादा हम पैराग्राफ या लाइंस को नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली हम टारगेट करेंगे कि हमारी रिएक्शन क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि कोई भी अगर अभिकारक यानी हमारा रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में अगर रिएक्शन कर रहा है, सपोज दैट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ऑलरेडी आपका कैल्शियम ऑक्साइड की एक रिएक्शन लिखी हुई है जिसको CaO प्लस, यहाँ पे वाटर है और उसके आगे एक प्रोडक्ट बन रहा है CaOH2, और उसके साथ साथ ऊष्मा जो है, जिसको हम हीट बोल सकते हैं, ये एवेपोरेट हो रही है। इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को क्यों ऐसा लिखा गया, ये बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है, खासकर हाई स्कूल के लेवल पे, आपके लेवल पे ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को ऐसे क्यों लिखा गया है, क्यों CaOH2 ही बनेगा, क्यों कोई और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली लॉजिकल है, और जब आप थोड़ा केमिस्ट्री को और जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई भी रिएक्शन तब होती है जब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एक कोऑपरेशन जो है वो शो करता है। तो थोड़ा और बेसिक में जाते हैं हम और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोई रिएक्शन क्यों होती है। तो बेसिकली क्या है कि आपको पता है कि कोई भी अगर कंपाउंड है, मैं बहुत स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ, कोई भी कंपाउंड है वो किससे मिलकर बना होता है, किसी ना किसी वो एलिमेंट से मिलकर बना होगा, ये तो फॉर श्योर है। मतलब कोई भी अगर यौगिक है तो यौगिक किससे बन के मिला होता है, तत्वों से मिलकर बना होता है। एलिमेंट्स मीन्स तत्व हो गए, ठीक है, वो 2 या मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होगा। जो एलिमेंट्स हैं वो किससे मिलने होते हैं, वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु हो गए, यानी बहुत सारे अणु मिलके किसका निर्माण करते हैं। बहुत सारे अणु मिलेंगे तो क्या बनेंगे, एलिमेंट्स, और बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे तो क्या बनेंगे, बहुत सारे मीन्स 2 या 2 से अधिक, तो कंपाउंड बनेगा। अब मॉलिक्यूल्स पर भी हम अगर टारगेट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स भी किससे मिलके बने होते हैं, ये एटम से मिलके बने होते हैं। ये क्लियर हो गया। एटम्स मीन परमाणु, मतलब बहुत सारे परमाणु मिलके किसको बनाते हैं, अणुओं को बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अभी हमको इस क्या समझ आ रहा है कि किसी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, एटम्स होती है। ये क्लियर हो गया। एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई, एटम्स हो गई, यानी परमाणु हो गए। अब परमाणु को भी अगर आप थोड़ा एलेबोरेट करने की कोशिश करें, समझने की, यानी एटम्स को, तो इसमें भी 3 मेजर जो है वो जो है फैक्टर्स होते हैं। एक होता है आपका प्रोटॉन, मैंने मेजर कहा, इसके अलावा और बहुत सारे हैं जो मैं यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं समझता अभी बताना इस लेवल पे।
उसके बाद आपके न्यूट्रॉन है। जो ये तीन है, आप एटलीस्ट तीन इंपॉर्टेंट याद करिए। और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये तीन मेजर जो है वो फैक्टर्स हैं जो किसी एटम को बनाते हैं। ठीक है, अब अभी एटम की बात करें तो उसमें सबसे सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सबसे सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसमें कि प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस की भी बाहर की बात करें तो इसमें बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इस न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। इसको शेल्स बोलते हैं, कक्षाएं बोलते हैं। तो अभी ये क्या समझ में आया कि ये एटम का एक बेसिक मॉडल है। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इनके से सबसे आउटर शेल होती है, बाहरी कक्षा होती है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन वो डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर एटम की क्या वैलेंसी है, एलिमेंट की क्या वैलेंसी है। वैलेंसी मतलब संयोजकता। अभी आपको ये टर्म्स थोड़े टफ लग रहे होंगे, क्योंकि या तो आपने 9th में अगर आप रिवाइज करोगे तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसको वैलेंसी यानी संयोजकता बोलते हैं, यानी वैलेंस फैक्टर बोलते हैं। तो बस आप बहुत ब्रॉड में ऐसा समझ सकते हैं कि यही सब फैक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स हैं, मतलब ये सारे जो बेसिक फैक्टर्स हैं यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से रिएक्ट करेगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, यानी CaOH2 बनाएगा। तो ये डिसीजन कौन लेगा? ये हमारा पर्टिकुलर एटम का क्या मॉडल है ये डिसाइड करेगा। ठीक है, ये सभी एलिमेंट के लिए अपना एक यूनिक मॉडल होता है, एक यूनिक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक नंबर्स होते हैं, और यही डिसाइड करता है कि कौन एलिमेंट किसके साथ कोऑपरेट करेगा या बेटर फिट होगा, और आगे चल के एक क्या कह सकते हैं, कंपाउंड का यानी यौगिक का फॉर्मेशन करेगा। तो अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये आता है। नाम से ही लग रहा है कॉम्बिनेशन मतलब कि कंबाइन होना, मतलब कोई भी एलिमेंट्स, मतलब या हम कह सकते हैं अभिकारक, यानी को हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, इसको LHS कहते हैं और इसको RHS कहते हैं। तो जो भी LHS पे यानी हमारे अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स हैं, तो जो भी रिएक्टेंट्स LHS में अगर वो मिल के और कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हमारा ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है बुझा हुआ चूना। तो ये बना रहा है, तो इसका मतलब ये कंबाइन हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गया। साथ में देखिए आपको हीट जो है जनरेट हो रही है, ऊष्मा जो है निकल रही है, और ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट होता है। और यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कह रहे हैं? बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्योंकि ये बुझा हुआ चूना मेरी कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि अब इसकी रिएक्शन नहीं हुई है। तो मतलब ये साफ हो गया, स्पष्ट हो गया देन दैट कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर it gives a calcium hydroxide compound and along with that there is a heat also। तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई। तो ये कैसी रिएक्शन आपको दिख रही है? कॉम्बिनेशन, चूँकि देख के ही लग रही है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन बताया गया है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको याद दिला दूँ कि आपके घरों में या हमारे घरों में जब भी कभी पेंट होता है, अगर आप मीन्स अभी तो बहुत सारे पेंट्स रेडीमेड आने लगे हैं, बट अगर आपने ध्यान दिया होगा कि पहले के घरों में या पुराने हमारे मीन्स दादा दादी के ज़मानों में कैसा होता था कि हमेशा चूना आता था, मतलब बाहर से बोलते थे कि चूना लेके आ जाओ। तो वो चूना क्या होता था? वो कैल्शियम ऑक्साइड होता था, जो कि यहाँ पे है ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। उसको हम घर पे क्या करते थे, हमारा पेंटर होता था, उसमें वाटर डालता था, पानी, और फिर हम देखते थे वहाँ पे एक बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाता था वाटर ऑटोमेटिकली, आप कोई भी बाहर से आप हीट नहीं करते थे, और वो पूरा उबलने लगता था। तो और फिर उसको ठंडा कर देते थे और पेंट कर देते थे। तो बेसिकली ये रिएक्शन वही है, सेम कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो पेंटर जो है वो दीवारों पर पेंट करता था। और उसके बाद क्या होता था, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर पेंट करते हैं तो वहाँ पे जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपके एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, उससे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। देखिए, उससे रिएक्ट करता है और ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, जिसमें कि
फाइनली एक कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही शाइनी होता है, शाइन करता है, चमकदार होता है और ये हमारी दीवारों पर अच्छा लगता है और एक फर्म लेयर जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, आप समझ गए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, कि कोई भी रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्या, संयोजन अभिक्रिया में कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, CO2। तो इट्स सिंपल C प्लस O2 व्हाट मेक्स CO2। तो ये सिंपल रिएक्शन थी जो आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, देखिए हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन है ये देखिए प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, जो ये भी रिएक्शन बहुत सिंपल है, H2 और O2 मिलके H2O का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि एक हमारी और टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, आगे ऊष्माशोषी भी आएगा, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं। ऊष्माक्षेपी मीन्स हो गया कि जो भी रिएक्शंस, किसी भी रिएक्शन में अगर हीट जनरेट हो रही है किसी भी रिएक्शन में, तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हीट जनरेट कर रही है। ओके, तो इसको हम इंग्लिश में अगर बोलें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए दो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आगे आपको बहुत देखने को मिलेंगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट जनरेट हो रही है। अब याद करने की कोशिश करिए, यस, जो आप सोच रहे हो वही है जो अभी अभी हमने रिएक्शन देखा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और आपकी वाटर के साथ, जिसमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, बुझा हुआ चूना, और साथ में क्या हुआ, हीट जनरेट हुई। तो वो कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, यू आर राइट। और यहाँ पे एक और रिएक्शन देखिए लिखी हुई है, क्या है, मीथेन के साथ ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है, जो कि गैस है, CO2 बनता है और साथ में क्या निकलता है, वाटर और प्लस एनर्जी। तो ये भी रिएक्शन कैसी है, ये भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपको मैं बता देता हूँ। आपको ये पता होगा कि हमारे बॉडी में जब भी हम खाना खाते हैं तो एनर्जी क्रिएट होती है। विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनीथिंग। सो हमारी बॉडी क्या होती है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर करती है। तो बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे बॉडी में एंजाइम्स हैं, फैक्टर्स हैं, जो कि उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारा वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट जो है कहीं ना कहीं एनर्जी क्रिएट करता है। यस, वो एनर्जी, जैसे कि अगर आप अपने एटमॉस्फेयर में देखेंगे, बाहर देखेंगे, तो कभी भी अगर कोई चीज़ बर्न हो रही है, जल रही है, दहन जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे भी वो बर्न होती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन है, बट वो एनर्जी क्या हुई, वो जल जाती है और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। बट क्या हुआ कि यहाँ पे जो बॉडी में होता है हमारे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। यहाँ पे भी देखिए जो लिखा हुआ है इस प्रकार से, आपका जो C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज का चूँकि ये फार्मूला है, और जब भी ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो क्या ये भी बर्न नहीं होता है, ये भी आपको 6CO2 ही देता है, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। साथ में आपको 6H2O मिलता है, यानी वाटर मिलता है, और साथ में आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, यानी ऊष्मा मिलती है। तो ये भी प्रोसेस सेम ही हो रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एनर्जी है ये सेव कर ली जाती है बॉडी के थ्रू, जिसको हम कह सकते हैं, अगर आपको थोड़ा अगर मैं बताना चाहूँ, ATP की फॉर्म में ये सेव हो जाती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आगे आप पढ़ेंगे अपने क्लासेस में। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस हमारे बॉडी में, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है कि जो भी रिएक्शन जिसमें कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और साथ में हमको क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर से हमने एनर्जी दिया नहीं, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको मैंने बता दिया कि आप एक बुझे हुए चूने का एग्जाम्पल्स, दूसरा आपका मीथेन गैस के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन, और तीसरा आपकी बॉडी खुद है एक एग्जाम्पल, जिसमें कि रोज और हर वक्त ये रिएक्शन जो है वो होती रहती है। तो और एक और एग्जाम्पल देखिए आपके यहाँ क्या दिया हुआ है, शाक सब्जियों के साथ। तो जो आपकी मीन्स फ्रूट्स हैं या जो भी वेजिटेबल्स हैं, जब उसको पील करते हैं तो उसमें जो उसकी छिलके निकलते हैं, तो वो पील आउट आप जब भी स्टोर करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक डिकम्पोज बन जाता है, आपका खाद बन जाता है। तो कभी भी अगर आपने नोटिस किया होगा या ध्यान दिया होगा, तो अगर आप वो डिकम्पोज को ओपन करें और फ़ौरन से उसमें हाथ डालें या उसको टच करें तो थोड़ा गर्म होता है,
आपको फील होगा वो। तो वो गर्म क्यों होता है? क्योंकि ये डिकम्पोज रिएक्शन भी इसी तरीके से होती है कि ये एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि उसमें भी चूँकि हमारे शाक सब्जियों के जो पील्स हैं, छिलके हैं, उसमें भी एंजाइम्स प्रेजेंट है। वो एंजाइम्स जो है कहीं ना कहीं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं और उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और वो एनर्जी उसमें रिलीज होती है। ओके और सेम थिंग केटल डंक के साथ भी होती है। अगर केटल डंक आप कहीं स्टोर करते हो और केटल डंक बाद में आप जाके अगर उस इवन जहाँ पे स्टोरेज है केटल डंक का, आप स्टोरेज रूम के अंदर जाते हो तो यू विल फील दैट स्टोरेज रूम इज slightly higher in temperature just because of that kettle dunks in that kettle dunks methane is present। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पे क्या है, मेथेन इज प्रेजेंट है, CH4 प्रेजेंट होती है और वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ पे, उसके साथ रिएक्ट करके एनर्जी फॉर्म करती रहती है, हीट फॉर्म करती रहती है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं यू शुड फील इन योर डे टू डे लाइफ, देन यू विल कम टू नो हाउ दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन। तो आपको तब वो चीज़ें थोड़ा और क्लियर होंगी। ओके तो सिर्फ पेजेस में रटने की कोशिश ना करके उसको थोड़ा अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो नेक्स्ट हम आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया की तरफ। अभी चूंकि मैंने एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको क्लियर नहीं किया है तो आगे के मेन सेशन में आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं एक डेफिनेशन बता देता हूँ, इसमें कुछ आप खुद समझ गए होंगे एक्चुअली कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें कि आपको बाहर से एनर्जी इनपुट करनी पड़ती है, एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो वो कैसी हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो एनर्जी जरूरी नहीं कि आप इनपुट का मतलब है कि आप एनर्जी दे, ऐसा जरूरी नहीं है, वो एनर्जी एटमॉस्फेयर से गेन कर ली जाती है। तो ऐसे रिएक्शन से अक्सर क्या होता है, टेम्परेचर होता है बहुत लोअर हो जाता है, यानी कूल डाउन हो जाता है। जब आप रिएक्शन में प्रोडक्ट को टच करेंगे तो वो ठंडा होता है। तो ऐसे समझ लीजिए नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा उसके एग्जाम्पल्स। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। तो वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या हो गया कि चीज़ें वियोजित हो रही है, मीन्स डिकम्पोज हो रही है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम देखेंगे कि जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो जस्ट इसके अपोजिट हो गई। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं वो डिकम्पोज होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। ये एग्जांपल्स क्या है, इन्होंने बोला है कि फेरस सल्फेट को आपको लेना है 2 ग्राम्स या जो भी अमाउंट आप लेना चाहें, उसको लेके फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं तब उसको आप देखेंगे और उसको आप स्पिरिट लैंप पे जब भी गर्म करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं, यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है। देखिए जब भी आप फेरस सल्फेट को लेते हैं 2FeSO4, इसको आपने लिया तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 2 गैस भी क्रिएट हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये फेरस सल्फेट जो कि आपके एटमॉस्फेयर में जो है, जब भी आप इसको हीट करने की कोशिश करेंगे तो ये डिकम्पोज हो रहा है। तो ये रिएक्शन जो भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये पता चल जाता है कि एक्चुअली ये डिकम्पोज हो रहा है या कंबाइन हो रहा है, ये आपको खुद समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि आपका फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हुआ है और साथ साथ 2 प्रोडक्ट्स और मिले, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। तो ये क्लियर हो गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं। ओके अगेन हम थोड़ा और इसको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल देखिए और यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको पहले देखते हैं और फिर उसके बाद 3 पॉइंट्स और हैं उसको हम ध्यान देंगे, वो क्या है जो यहाँ पे सामने आपके लिखे हुए हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब भी आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी जब भी आप क्या करेंगे, CaCO3 को हीट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, CaO प्लस क्या बनेगा, CO2। तो यहाँ पे आपने क्या दिया, यहाँ पे आपने हीट दिया, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई, बट जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका यूज़ जो है बेसिकली जो है वो सीमेंट की कंपनी में किया जाता है। सीमेंट आप समझ गए, जो घरों में हमारे आती हैं घर वगैरह बनाने के लिए, तो उस कंपनी में सीमेंट का काफ़ी यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। और क्रियाकलाप देखिए यहाँ पे एक और दिया हुआ है, उसको देखने से पहले, ये 1.6 देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 तरह से होती है। 3 टाइप नहीं बोलेंगे हम कहेंगे कि हम 3 मेथड से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करा सकते हैं। पहला क्या है, हीट डिकम्पोजिशन, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और थर्ड क्या है, लाइट डिकम्पोजिशन। तो अभी जस्ट आपने जो देखा वो क्या था, हीट डिकम्पोजिशन, आप समझ गए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CaC कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट किया, किसके हेल्प से, हीट के हेल्प से, और हमारा प्रोडक्ट जो बना वो डिकम्पोज हो गया, वो जो हमारा रिएक्टेंट था वो डिकम्पोज हो गया किसमें, प्रोडक्ट्स में,
मोर देन टू प्रोडक्ट्स में। तो ये हीट के थ्रू हुआ है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल आपका 1.6 में लिखा हुआ है। इस 1.6 में क्या बताया गया है कि जब भी आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो भी हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें कि लेड ऑक्साइड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आप रिएक्शंस के एग्जांपल्स दे सकते हैं। ये भी एक तरह से जो है वो हीट डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रियाकलाप 1.7 यानी प्रैक्टिकल पार्ट 1.7। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस नाम से ही लग रहा है कि डिकम्पोज हो रहा है हमारा रिएक्टेंट्स किसी ना किसी प्रोडक्ट में, जिसमें कि हमने एक एग्जांपल हीट डिकम्पोजिशन देखा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है और ये कैसे होता है। यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए बेसिकली आपका एक बीकर है, यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया है इस बीकर में आपका वाटर है, H2O है, ओके, दिस इज H2O। इसमें आपने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको आपने डाइल्यूटेड ऐड किया, ये आपका 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जिसको कि हम प्लस और माइनस के नाम से जानते हैं, या इसको हम कैथोड और एनोड भी कहते हैं, ठीक है। बस ये आप समझ लीजिए कि 2 रॉड्स हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होता है प्लस और माइनस, उसी तरीके से ये करंट पास करने के लिए है, ये सर्किट को पूरा करने के लिए लगाए गए हैं। ये आपका 6 वोल्ट की या जो भी आप पावर की बैटरी लेना चाहें यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए आपके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर 2 ग्लास के एक ये और एक ये ट्यूब्स भी रखे गए हैं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल का क्या रिजल्ट है कि जब भी आप कोई ऐसा सर्किट बनाते हैं उसमें आप वाटर लेते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि इन दोनों ग्लास के ट्यूब्स में वो जो है गैस जो है वो कलेक्ट हो गई एक तरह की। अब कौन सी ट्यूब में कौन सी गैस कलेक्ट हो गई है, जो पॉजिटिव ट्यूब्स है यहाँ पे भी गैस कलेक्ट होती है, और जो निगेटिव ट्यूब्स है यानी कि कैथोड है वहाँ पे भी गैस कलेक्ट होती है। जो निगेटिव है उसमें कलेक्ट होती है आपकी H2 यानी हाइड्रोजन, और जो पॉजिटिव है उसमें कलेक्ट होती है आपकी O2 यानी ऑक्सीजन। तो ये ऑल ओवर आपका जो डायग्राम बना हुआ है ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करेंगे और उसमें एनोड और कैथोड को लेके इस प्रकार से आप एक सर्किट बनाएंगे, आप एक सेटअप बनाएंगे, तो वहाँ पे देखते हैं कि आपकी एनोड वाले पार्ट में जब आप उसमें इन्वर्टेड ट्यूब रखते हैं तो ये इन्वर्टेड ट्यूब किसकी है, आपकी एनोड की है, और वो दूसरी वाली जो निगेटिव है वो कैथोड की है, और वहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होती है। और आगे आपको बताया गया है कि उस दोनों ट्यूब को निकाल के वहाँ से किस प्रकार से आप कैंडल के सामने रख के वो फ्लेम के ऊपर रख के आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं ये पर्टिकुलर गैस कौन सी है। तो ये तो हो गया आपका ऑल ओवर कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे होता है। अगर आप बहुत ब्रॉड में बताऊं आपको तो आप इस प्रकार से देखेंगे, जो आपका H2O है वो H2O की ऑल ओवर रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, कौन सी, यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस बन रही है, ये आपकी ऑक्सीजन बन रही है, यहाँ पे आप 2H2O लिख दीजिए, और यहाँ पे 2H2 प्लस ऑक्सीजन गैस बन रही है। ये रिएक्शन ऑल ओवर यहाँ पे हो रही है, यानी जो हमारा वाटर है ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट है वो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस आपको नहीं दी गई, बट फिर भी मैं थोड़ी रिएक्शंस आपको बताऊँगा और समझाने की कोशिश भी करूँगा कि कैसे हो रहा है आपके समझने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिएक्शंस कैसे हो रही है। तो जैसे कि वाटर कम का फार्मूला मालूम है H2O। तो देखिए वाटर कभी भी अगर ब्रेक होता है यानी स्प्लिट होता है, ठीक है, हम कहते हैं स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है या डिकम्पोज होता है, तो एक देखिए यहाँ पे H प्लस प्लस OH माइनस के फॉर्म में इस तरह से होता है, H प्लस प्लस OH माइनस। तो अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी और आ गई कि H प्लस और OH माइनस मैंने क्या लिख दिया। तो जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि कोई भी एटम एलिमेंट है वो मॉलिक्यूल से बन के मिला है, मॉलिक्यूल्स जो एटम से मिलकर बना है, और एटम्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है पर्टिकुलर, अगर ये किसी भी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए, जो कि निश्चित संख्या है, जो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब उस एलिमेंट ने किसी से इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, तो उस पर हमेशा माइनस का साइन आता है, जैसे कि यहाँ OH माइनस पे है। और अगर किसी एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, मतलब उसने किसी को उधार
आधार दे दिया है तो उस पर H+ का साइन आ जाता है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, आप 9th क्लास में शायद आपने पढ़ा भी होगा या आगे के लेक्चर्स में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि प्लस और माइनस का निशान कैसे आया है। तो अभी आप ये समझ गए कि OH- में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है और H+ में एक इलेक्ट्रॉन वो कम है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब आप ये समझ लीजिए, जो कोई भी आपने जो सेटअप बनाया है, यानी कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस का आपने जो सेटअप बनाया है, इसमें वाटर हमेशा जो होता है, जो प्रेजेंट होता है, बेसिकली वो पहले से कहीं ना कहीं नेचुरली जो है वो इस फॉर्म में भी होता है। मतलब आपका प्रॉपर H2O भी होगा, बट नेचुरली उसमें H+ और OH- आयंस जो है प्रेजेंट होते हैं। ये नेचुरल जो है उसका डिकम्पोजिशन हुआ रहता है थोड़े बहुत अमाउंट में। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ पे बैटरी सेटअप करते हैं, यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे बैटरी लगाते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल फ्लो जैसे स्टार्ट होता है वो एनोड टू कैथोड की तरफ, ये एक इलेक्ट्रिकल फ्लो आपका स्टार्ट हो जाता है। और इस इलेक्ट्रिकल फ्लो की वजह से जो बाकी आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं प्लस और माइनस की तरफ, और स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली हमारे जो डॉट्स हैं इसमें तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होंगे, इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इस वायर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इस रॉड में भी होंगे। और जो हमारा पानी है, इस पानी में यानी इस वाटर में हमारे जो वाटर हमने जैसे कि बताया H2O, इस H2O का जो H+ और OH- आयन है ये भी प्रेजेंट होंगे। तो ये सारे मिलके, और इवन H2SO4 जो आपने यूज़ किया है इसमें से SO4 2 जो है SO4 2- जो है ये भी आपका सपोर्ट करता है एक इलेक्ट्रिकल फ्लो जो है वो कंडक्ट करने में इस कंडीशन में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि दो रिएक्शन होती है, एक जो आपकी कैथोड पे होती है और एक जो है आपकी वो एनोड पे होती है। मैं आपको शॉर्ट में दोनों बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगा। शॉर्ट में समझ लीजिए कि आप सपोज दैट कि आपकी जो H+ है ये जो है वाटर में प्रेजेंट है, या कि इलेक्ट्रिकल फ्लो की वजह से उस H2O मॉलिक्यूल के ऊपर इसके ऊपर अट्रैक्शन का एक फोर्स बनता है जिसकी वजह से स्प्लिट हो जाता है ये। और कुछ पहले से प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया H+ OH-। तो जो H+ है यहाँ पे जो प्रेजेंट है इसको मैं 2H+ लिख रहा हूँ, और ये एक्वस पोजीशन में होता है। और जैसे ही ये वहाँ पे होता है, दो इलेक्ट्रॉन ये जो कह सकते हैं कि डिनोट कर देता है या त्याग देता है और H2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक गैस होती है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा कैथोड कैसा है, माइनस है हमने बताया, तो ये क्या है, प्लस है। अब आपको इतना शायद पता होगा कि प्लस माइनस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपको पता हो प्लस और माइनस जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, और जो प्लस और प्लस होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, ये आपको बाद में पता चल जाएंगे धीरे धीरे कि ये कैसे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2H+ है, तो ये कैथोड के पास जाएगा चूँकि माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट हुए। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि कैथोड के पास ये 2H+ जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किसके पास कमी है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड के पास से बरो कर लेगा, वहाँ से ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2 में, H2 गैस में, जो कि स्टेबल है, और ये गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। और जो एनोड है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका OH है इसको मैं इसको मैं 4OH लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका 4OH जो है माइनस है, ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन, चूँकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस है। मैंने आपको अभी बताया कि माइनस से मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन को जो है एनोड को दे देगा, वहाँ पर छोड़ देगा, और वहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा 2H2O में, और प्लस आपका क्या देगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स देगा, ऑक्सीजन की गैस देगा, और प्लस यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर देगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि एनोड पे देखिए O2 रिलीज हो रही है, और कैथोड पे देखिए क्या, H2 रिलीज हो रही है। तो इसीलिए अभी आपको कौन सा समझ में आ गया होगा, क्योंकि एनोड चूँकि प्लस है इसलिए यहाँ पे 4H और माइनस, यानी ये माइनस वाला पार्ट इसके पास जाता है, और चूँकि 2H+ है, H+ है, तो ये कैथोड के पास जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि एनोड पे ही क्यों ऑक्सीजन गैस निकलती है और कैथोड पे ही क्यों हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये आपको क्लियर हो गया, चूँकि एनोड प्लस है और कैथोड माइनस है। दूसरा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही क्यों रिलीज होती है, क्योंकि वाटर स्प्लिट हो रहा है। वाटर स्प्लिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो H2 और O2, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पहले ही मेन रिएक्शन बताया कि वाटर स्प्लिट होगा तो H2 और O2 में
ये फॉर्मेशन होगा। तीसरा आपने एक चीज़ नोटिस किया कि H2 का फॉर्मेशन और O2 का फॉर्मेशन में जो है वो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि H2 जो है वो आप देखेंगे वाटर में, तो वाटर में क्या होता है, H मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 2 होते हैं, H के एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं, और O के एटम कितने होते हैं, वो 1 होता है। ठीक है, जो तभी ये मिलके क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो इसीलिए H2 जो है वो ज़्यादा अमाउंट में भी रिलीज होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये आपको क्लियर हो गया। अभी ये रिएक्शन से मैंने आपको क्लियर कर दिया है आई थिंक कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शंस होती है। इसके अलावा और भी छोटी मोटी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि H2 और O2 का फॉर्मेशन होता है। वाटर के और भी फॉर्म्स होते हैं जिसमें स्प्लिट हो सकता है, तो ये आपको आगे की स्टडीज़ में पता चल जाएगा। बेसिकली यहाँ के लिए इतना बहुत है आपके समझने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप लिखा हुआ है, देखिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक कोई रिएक्शन लिखी हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या है वो। बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH2 और अमोनियम क्लोराइड के साथ वो रिएक्शन कराई गई है। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने के बाद जो रिजल्ट होता है वो होता है BaCl2। ठीक है, प्लस अमोनिया है आपकी, प्लस आपका H2O है। तो यहाँ पे भी आप देखिए ये रिएक्शन जो है वो हो रही है, आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड है इस तरह से, और NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होके ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो रिएक्शन है एक्चुअली जो मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर आपको याद हो तो ये एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो रिलीज़ नहीं होता है, वो एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब होती है, जिसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जो कि ऊर्जा को अवशोषित करती है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर हमेशा कम हो जाता है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे देखिए आपके कुछ प्रश्न हैं, उसको देखते हैं। पहला है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, और पदार्थ का नाम बताना है आपको, और उसके साथ जल की क्या रिएक्शन होती है। तो सिंपल है। तो बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे आपने पढ़ा पहले ही कि CaO की रिएक्शन आप जब H2O के साथ कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, CaOH2, और साथ में क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। और इसको ही आप क्या बोलते हैं, CaH2 को बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और यही बुझा हुआ चूना आप जो है यूज़ करते हैं अपने घरों में सफ़ेदी करने के लिए। ओके, और बेसिकली दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्रियाकलाप 1.7 में परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। ठीक है, ये तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया कि मैंने आपको बता दिया पहले ही कि वाटर जो है वो स्प्लिट होता है, ठीक है, और बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देता है। और मैंने आपको पहले ही बताया चूँकि वाटर में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, सॉरी 2 एटम्स हैं, इसीलिए इसकी मात्रा क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, वो कम होती है। तो सिंपल है। तो इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए। यहाँ मैंने देखिए सेकंड पॉइंट, यहाँ पे मैंने इसका रिएक्शन नहीं लिखा है, वो आपके लिए मैंने छोड़ा है। आप रेफरेंस देखिए और इस रिएक्शन को खुद से कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, या जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उसको अपने लाइफ में उसको अप्लाई करने की। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जो यहाँ का 1.2.3 पॉइंट है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, आगे इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।